आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की राजनीति का कोई एक आम सा मामला रातों रात पूरी दुनिया के 193 देशों तक कैसे पहुंच सकता है? पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर आग की तरह फैल रही है। हर जगह यह चर्चा हो रही है कि भारत के चुनाव आयोग और एक बहुत बड़े राजनेता से जुड़ा एक मामला अब हमारे देश की सीमाओं को पार करके दुनिया के 193 देशों के सामने पहुंच गया है। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या सच में पूरी दुनिया के देश हमारे इस मामले में कोई दखल दे रहे हैं, या फिर इस बहुत बड़े और चौंकाने वाले दावे के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है जिसे आम लोगों से छिपाया जा रहा है? आइए आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई जानते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करते हैं जिसने सबसे ज्यादा लोगों को हैरान किया है, 193 देशों की बात। इंटरनेट पर कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा यह मामला यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों तक पहुंच गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से एक भ्रामक और झूठी खबर है। असल में यह 193 का जो आंकड़ा है वह देशों का नहीं बल्कि हमारे ही देश के 193 सांसदों का है। हमारे देश के विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी को उनके पद से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कदम का समर्थन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 193 सांसदों ने एक कागज पर अपने हस्ताक्षर साइन किए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इन 193 सांसदों की बात को घुमाकर 193 देशों की बात बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश शामिल हैं। इसलिए लोगों को लगा कि यह मामला सीधे दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गया है। लेकिन असल में किसी भी दूसरे देश या दुनिया की किसी भी संस्था ने हमारे इस घरेलू राजनीतिक मामले में कोई बयान नहीं दिया है और न ही कोई दखल दिया है। ये पूरी तरह से हमारे देश के अंदर का एक राजनीतिक विवाद है। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ज्ञानेश कुमार आखिर हैं कौन और उनके नाम पर इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आसान शब्दों में कहें तो वह देश के उस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरे देश में बिल्कुल सही, बिना किसी भेदभाव और ईमानदारी के साथ चुनाव करवाना होती है। हमारे देश में चुनाव आयोग एक बहुत ही स्वतंत्र और मजबूत संस्था मानी जाती है। इसका काम है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में न आए और जनता को अपना नेता चुनने का पूरा और सही मौका दे। ज्ञानेश कुमार पहले एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी IAS ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े सरकारी पदों पर काम किया है। जब वह रिटायर हुए तो सरकार ने उन्हें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। लेकिन उनके इस पद पर आते ही देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम बार बार क्यों जोड़ा जा रहा है? इसके पीछे ज्ञानेश कुमार का पुराना काम है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार जब एक सरकारी अधिकारी के तौर पर काम करते थे तो वह गृह मंत्रालय में बहुत ही ऊंचे पद पर थे। यह वही समय था जब सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसा बहुत बड़ा फैसला लिया था और राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बनाया था। इन सभी बड़े कामों में ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर बहुत अहम भूमिका निभाई थी। विपक्ष का सीधा आरोप यह है कि ज्ञानेश कुमार लंबे समय तक सीधे तौर पर अमित शाह के विभाग में काम कर चुके हैं और उनके बहुत करीब माने जाते हैं। विपक्ष का मानना है कि जो अधिकारी सरकार के इतने करीब रहा हो वह चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र पद पर बैठकर बिना किसी भेदभाव के कैसे काम कर सकता है। विपक्ष को यह डर है कि ज्ञानेश कुमार कहीं न कहीं चुनाव के दौरान सरकार की मदद कर सकते हैं
और विपक्ष की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले में इन दोनों का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन, जिसका नाम इंडिया है, का गुस्सा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब पहले की तरह स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रहा है और यह देश के लोकतंत्र, जनता के शासन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस गुस्से के चलते विपक्ष ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा कानूनी तरीका है जिसके जरिए देश के बहुत बड़े अधिकारियों जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या चुनाव आयोग के मुखिया को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसे महाभियोग भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए विपक्ष को बहुत सारे सांसदों के समर्थन की जरूरत थी और यहीं पर वह जादुई नंबर सामने आया जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया, 193। विपक्ष ने कड़ी मेहनत करके अपने 193 सांसदों को एक साथ किया। इसमें से 130 सांसद लोकसभा के थे और 63 सांसद राज्यसभा के थे। इन सभी 193 सांसदों ने एक कागज पर अपने हस्ताक्षर किए और कहा कि हम चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तुरंत हटा दिया जाए क्योंकि हमें उनके काम करने के तरीके पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विपक्ष ने सिर्फ पुराने रिश्तों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर कई और भी बहुत गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप यह था कि चुनाव के दौरान जो वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें लेकर जब भी विपक्ष ने कोई सवाल उठाया या कोई शिकायत की तो चुनाव आयोग ने उनकी बात को ठीक से नहीं सुना। विपक्ष का कहना था कि चुनाव के समय जब सत्ता में बैठी पार्टी के नेता कोई ऐसा भाषण देते थे जो नियम के खिलाफ होता था तो चुनाव आयोग उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता था, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ कहता था तो उसे तुरंत नोटिस भेज दिया जाता था। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस पद पर बिठाने का तरीका भी बहुत जल्दबाजी वाला था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एक नया कानून बनाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुनने का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया और बिना विपक्ष से ठीक से सलाह मशविरा किए ही ज्ञानेश कुमार को इस बड़े पद पर बैठा दिया गया। विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। 193 सांसदों के हस्ताक्षर वाला वह कागज लेकर वे संसद के सबसे बड़े अधिकारियों, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के पास गए। विपक्ष को उम्मीद थी कि इस पर संसद में एक बहुत बड़ी बहस होगी और चुनाव आयोग से सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को उसी समय खारिज मना कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को मना करते हुए बहुत साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि किसी भी इतने बड़े अधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए सिर्फ शिकायत करना या राजनीतिक बयान देना काफी नहीं होता। इसके लिए बहुत ही पक्के सबूत चाहिए होते हैं कि उस अधिकारी ने कोई बहुत गलत काम किया है या वह अपना काम करने के लायक नहीं है। संसद के इन बड़े अधिकारियों ने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी ऐसा पक्का सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि ज्ञानेश कुमार ने कोई गलत काम किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक नाराजगी के कारण लाया गया है, इसलिए इसे संसद में बहस के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में सत्ता में बैठी सरकार भी चुप नहीं रही। सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने विपक्ष के इस कदम की बहुत आलोचना की। सरकार का कहना था कि विपक्ष को जब भी चुनाव में मनचाहे नतीजे नहीं मिलते हैं तो वे अपनी हार का गुस्सा चुनाव आयोग और वोटिंग मशीनों पर निकालने लगते हैं। सरकार ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी और बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। इतने बड़े देश में शांति से चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस तरह के बेबुनियाद प्रस्ताव लाकर हमारे देश की इतनी पुरानी और भरोसेमंद संस्था का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति बिल्कुल सही नियम और कानून के दायरे में रहकर की गई है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी खबरें कैसे और क्यों फैलती हैं। आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के हाथ में है।
कुछ लोग इंटरनेट पर अपने वीडियो या खबरों पर ज्यादा लोगों को लाने के लिए सच्चाई को बहुत ही गलत तरीके से पेश करते हैं। जब उन्होंने सुना कि 193 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं तो उन्होंने तुरंत इसे 193 देशों में बदल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे कहेंगे कि दुनिया के 193 देश भारत के मामले में दखल दे रहे हैं तो आम जनता बहुत ज्यादा हैरान होगी और उनकी खबर को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे। यही कारण है कि एक बिल्कुल अंदरूनी राजनीतिक विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय मामले की तरह पेश कर दिया गया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि हमें इंटरनेट पर दिखने वाली हर बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी खबर को आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जान लेनी चाहिए। इस पूरे मामले को अगर हम बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए एक आम नागरिक की तरह देखें तो यह हमारे देश के लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लोकतंत्र जहां जनता की चलती है कि सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वहां कोई भी अपनी बात रख सकता है। अगर विपक्ष को लगता है कि कोई संस्था सही से काम नहीं कर रही है तो उनके पास सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। उनका 193 सांसदों को एक साथ लाना और प्रस्ताव पेश करना इसी अधिकार का हिस्सा है। दूसरी तरफ संसद के नियमों के हिसाब से काम होना और बिना पक्के सबूत के किसी प्रस्ताव को मना कर देना भी कानून का ही एक हिस्सा है। चुनाव आयोग किसी भी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है। आम जनता का भरोसा इस संस्था पर बना रहना बहुत जरूरी है। जब भी चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठता है तो यह जिम्मेदारी बनती है कि उन सवालों का जवाब बहुत ही साफ तरीके से दिया जाए ताकि किसी भी नागरिक के मन में कोई शक न रहे। अंत में अगर इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझें तो 193 देशों वाली खबर बिल्कुल झूठी है। असल में 193 विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे जिसे पक्के सबूत न होने के कारण खारिज कर दिया गया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहना चाहिए। यह हमारे देश का अंदरूनी मामला है और इसका अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यह सच्ची जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देश दुनिया की ऐसी ही पक्की खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।